Hello everyone, I Ashish welcome you all to my YouTube channel that is The Reasoners। आज हम बात करते हैं उस क्विज के बारे में जो आज 27 अक्टूबर सुबह 10 बजे और आज शाम को 4 बजे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑर्गेनाइज करवाई थी। उसमें मैंने 15 क्वेश्चंस दिए थे जो थे इनइक्वालिटी टॉपिक के मॉडरेट टू हाई लेवल के। उनको आज हम थोड़ा डिस्कस करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, R is greater than I is equals to N is greater than P, Y is greater than or equals to R is greater than K, and N is less than or equals to E is equals to, is less than Z। जो इसके कंक्लूजन मैंने आपसे पूछे थे वो था, एक पहला था K is greater than I and I is less than Z। देखिए, मैंने हमेशा बताया है अपने स्टूडेंट्स को, जब भी आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 स्टेटमेंट आ जाए, कॉमा लगा के ऐसे कुछ आ जाए, तो उनको ज्वाइन करने के लिए एक कॉमन एलिमेंट की जरूरत होती है, राइट। चलिए अब हम पहले चेक करते हैं फर्स्ट, फिर चेक करेंगे हम सेकंड। फर्स्ट में लिखा है के इज ग्रेटर देन आई। के किधर है? के रहा यहाँ पे, आई किधर है? ये रहा। क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमको इन दोनों में कॉमन एलिमेंट दिख रहा है क्या? आर। तो हम क्या करेंगे, के से आर जाएंगे और आर से आई तक जाएंगे, राइट। तो हमने क्या दिखा है, क्या पूछा इसने? के इज ग्रेटर देन आई, के आई से बड़ा है ना। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सिर्फ बोल बोल के हो जाते हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक्सेप्शन केस की अगर वो कोडिंग वाले क्वेश्चन ना हो, ठीक है। अगर कोडिंग वाले नहीं है तो कैसा मर्जी क्वेश्चन आप बोल बोल के सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी आप सारे आंसर सही दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसने लिखा है के इज ग्रेटर देन आई। चलिए के से आई तक चलते हैं। क्या लिखा है? के इज लेस देन आर, आर इज ग्रेटर देन आई। फिर से बोल रहा हूं, के इज लेस देन आर, आर इज ग्रेटर देन आई। एक बार आया लेस देन साइन मुंह पे, एक बार आया ग्रेटर देन साइन मुंह पे। लेस देन और ग्रेटर देन ये दोनों सिंबल्स ऑपोजिट हैं, और मैंने हमेशा से क्या सिखाया है कि जब भी किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपोजिट साइन आ जाएंगे, इसका मतलब आपके पास उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको ट्रू फॉल्स कुछ भी नहीं बोल सकते। आपके लिए हमेशा क्या रहेगा? वो कांट से या पॉसिबल केस रहेगा। ना आप उसको ट्रू बोलेंगे ना आप उसको फॉल्स बोलेंगे। सेकंड दिया है मैंने, i इज लेस देन z, i z से छोटा है। देखिए ये रहा i, ये रहा z, इन दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है। i से n और n से z। यहां चलेंगे, चल शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है? i इज इक्वल टू n, i n के बराबर है। n इज लेस देन और इक्वल टू e, e इज लेस देन z। आप अगर मन में करेंगे बहुत बढ़िया है, अगर स्टार्टिंग में भी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको लिख के भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सिर्फ सिंबल्स के नाम लिख लीजिए। देखिए एक मैंने यहाँ पे लिख दिया i, एक यहाँ पे लिख दिया मैंने z। चलिए शुरू करते हैं। i इज इक्वल्स टू n, n इज लेस देन और इक्वल्स टू e, e इज लेस देन z। तो देखो ये तीनों सिंबल्स आ गए, राइट। ये तीनों सिंबल्स आ चुके हैं। तो जब ये तीनों सिंबल्स आते हैं तो हमारा मेन फोकस जो होता है, मेन आंसर क्या रहता है? ये वाला हमारा आंसर मेन रहता है, यानी कि दैट इज लेस देन। तो i इज लेस देन z। आंसर क्या बना? i लेस देन z। और यहाँ पे क्या पूछा है? i z से छोटा, i इज लेस देन z। इसका मतलब ये वाला आपका क्या हो जाता है? कंफर्म ट्रू हो जाता है आपका, राइट। तो क्या बोलेंगे? विच फॉलोज? ओनली सेकंड फॉलोज। आपके 5 ऑप्शंस होते हैं जो मैंने दिए भी थे। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो एंड बोथ फॉलोज। तो इसमें हमारा आंसर क्या आया? ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। चलिए देखते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, जब भी ये तीनों सिंबल्स आते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? कंफर्मेशन इसकी मिलती है। मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बताया हुआ है कि यहाँ हम हैं, हमारे मम्मी पापा हैं और ये हमारे दादाजी हैं। तो अगर पापा, हम और दादाजी तीनों होंगे तो घर में किसकी बात मानी जाएगी? दादाजी की बात मानी जाएगी। तो यहाँ पे किसकी चलेगी? दादाजी जी की चलेगी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ओनली ऑप्शन सेकंड फॉलोअर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। t is greater than k is greater than y, j is less than or equals to k is equals to g।
I is greater than C is greater than or equals to G. M is less than or equals to I is less than N. ये आपका स्टेटमेंट है. कंक्लूजन देख लेते हैं. N is greater than K. C is greater than or equals to T. चलिए शुरू करते हैं. पहले मैंने बात की है n से लेकर k की. n किस में है, ये रहा. k किस में है, ये रहा. क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? इन दोनों में नहीं है. मतलब हमको हो सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से होके गुजरना पड़े, राइट. तो हमको n से k तक जाना है. तो हम n से k तक कैसे जा सकते हैं? देखें, हम जाएंगे पहले n से i तक, i से जाएंगे g तक और g से जाएंगे k तक. चलिए शुरू करते हैं. ये रहा n, ये रहा के. ये अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सिर्फ लिख के. ये काम हम मन में कर सकते हैं. कैसे? हमको एन से के तक जाना है और सिर्फ फोकस किस पे करना है? जो हम सिंबल्स के नाम बोलने वाले हैं उन पे. चलिए शुरू करते हैं. एन इज ग्रेटर देन आई, आई इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी, जी इज इक्वल्स टू के, राइट. तो हमारे मुंह पे कौन कौन से सिंबल्स आए? 2 बार ग्रेटर देन आया, 1 बार ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आया और 1 बार इक्वल्स टू आया. तो जब ये सारे साइंस हमारे मुंह पे होंगे तो हमारा मेन आंसर क्या रहेगा? कंफर्म ग्रेटर देन आ जाएगा. तो हमारा आंसर क्या बना? n इज ग्रेटर देन k. और इसने क्या पूछा है? n इज ग्रेटर देन k, यही पूछा है. तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट वाला तो कंफर्म ट्रू है. ठीक है. चलिए सेकंड देख लेते हैं. सेकंड में क्या बोल रहा है ये? c इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू t. तो C ये रहा, T ये रहा. C से T तक हम कैसे जा सकते हैं? देखें, C से जाएंगे G, G से जाएंगे K और K से जाएंगे T. ये लीजिए C, ये लीजिए T. तो बोले चलिए शुरू करते हैं. क्या लिखा है? C इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, C इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G, G इज इक्वल्स टू K, K इज लेस देन T. तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन. दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे क्या है. यहाँ पे आपके कौन से 2 सिंबल दिख रहे हैं? एक बार दिख रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और एक बार दिख रहा है लेस देन. ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट सिंबल्स हैं. जब ऑपोजिट सिंबल आ गए, अगेन वही चीज, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. जब कुछ नहीं पता तो जो मर्जी पूछे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पॉसिबल केस. तो इसके अंदर आंसर क्या आना चाहिए हमारा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. C, C is less than H, H is equals to J. X is less than or equals to Y, Y is less than J. N is greater than X, X is greater than or equals to Z. ये आप क्या हो गया क्वेश्चन? कंक्लूजन क्या दिया इसने? Y is greater than Z, Y is equals to Z. चलिए देखते हैं. तो पहले इसने पूछा है y से z, ये रहा y, ये रहा z, कॉमन क्या है? x. तो y से x और z ऐसे चलते हैं. तो उसने क्या बोला? y, क्या लिखा है देखें, y is greater than or equals to x, x is greater than or equals to z. y is greater than or equals to x और x is greater than or equals to z. दोनों तरफ हमारा क्या सिंबल आया? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आया. मतलब हमारा आंसर भी क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए. दोनों में y और z की बात कर रहा है. देखिए यहाँ पे yz, यहाँ पे yz. हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी आई? एक आई ग्रेटर देन की और एक आई इक्वल्स टू की. दोनों पॉसिबिलिटी आई. ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले में इसने ग्रेटर देन दे दिया, सेकेंड वाले में इसने इक्वल्स टू दे दिया. मैंने इधर और केस के लिए क्या समझाया आपको? कि जिनमें भी हम इधर और केस लगवाना चाह रहे हैं वो सारे के सारे केस पॉसिबल होने चाहिए. तो देखिए ध्यान से, ये दोनों इंडिविजुअली तो पॉसिबल ही है. नेक्स्ट क्या बोला था? कि एलिमेंट सेम होने चाहिए. दोनों में y और z सेम एलिमेंट्स है. तीसरा बोला था एक बार में एक ही ट्रू होना चाहिए. देखो यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल्स टू. अगर ग्रेटर देन हुआ तो इक्वल्स टू नहीं हो सकता, इक्वल्स टू हुआ तो ग्रेटर देन नहीं हो सकता. ले देखिए, 2 ही पॉसिबिलिटी है. मैंने एक शॉर्ट में और चीज क्या बताई थी? कि अगर आप इधर और लगाना चाह रहे हैं
तो आपको एक चीज क्या देखनी पड़ेगी कि स्टेटमेंट में आपको जितनी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं आपके ऑप्शन में, आपके ऑप्शंस में वो सारी पॉसिबिलिटीज अगर एक एक बार हैं तो आप उसके अंदर ईदर और लगा सकते हैं। तो स्टेटमेंट से हमको y और z के बारे में क्या पता चल रहा है कि y z से क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। कितनी पॉसिबिलिटीज मिली, दो, पहला ग्रेटर देन, दूसरा इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों पॉसिबिलिटीज एक एक बार हैं, इसलिए हमारा इसके अंदर क्या आंसर आ जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, यह आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। B is greater than P, greater than B is greater than or equals to P, P is equals to M, X is greater than B, B is less than T, Y is equals to H, H is less than or equals to X, R is greater than Y, Y is greater than N। यह आपका स्टेटमेंट है। मैंने दो कंक्लूजन दिए थे, इसमें कौन कौन से देखें। पहला दिया है P is greater than H, R is greater than X। या मैंने आपको दो कंक्लूजन दिए, चलिए देखते हैं। तो पहले चलना है हमको P से H की तरफ, पहले P से H की तरफ चल लेते हैं। तो P ये रहा, H ये रहा, कैसे जाएंगे, दोनों में कॉमन क्या है, अभी हमको दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, P से B चलना पड़ेगा, B से X चलना पड़ेगा और X से H चलना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, बोल बोल के, आप भी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ में बोले क्या, कि P is less than or equals to B, B is less than X, X is greater than or equals to H। नहीं बोल देता हूं, P छोटा या बराबर B से, B छोटा है X से और X बड़ा या बराबर H। तो अभी मेरा ध्यान गया कि दो बार तो मैंने छोटा या छोटा है बराबर ऐसा कुछ बोला था, लेकिन एक बार मैंने बोला बड़ा बराबर या फिर बड़ा। तो इसका मतलब मैंने दो ऑपोजिट यानी कि दो विपरीत चिन्हों के बारे में बात कर दी, दो ऑपोजिट सिंबल्स का नाम लिया। हमेशा से क्या बताया, दो ऑपोजिट साइन आते ही आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो मर्जी आए फिर उसके बारे में, वो सब क्या होगा, पॉसिबल केस, राइट। चलिए देख लेते हैं, अब बात कर रहा है किसकी, आर और एक्स की। देखिए आर ये रहा, एक्स ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है, वाई। चलिए देख लेते हैं, आर इज ग्रेटर देन वाई, y is equals to h, h is less than or equals to x। r के बाद में मैंने बोला, एक बार बोला ग्रेटर देन, एक बार बोला इक्वल्स टू, एक बार बोला लेस देन और इक्वल्स टू, एक बार मैंने बोला। तो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ऑपोजिट साइन आए, एक बार भी आ गए तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पॉसिबल केस। ठीक है, क्या इसमें इधर और लग पा रहा है, देखें इसमें P और H की बात कर रहा है, इसमें R और X की बात कर रहा है ना। तो इधर और तो नहीं लग सकता, ये तो कंफर्म केसेस हो गए कि हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, ना फर्स्ट ट्रू है ना सेकंड ट्रू है ना, और इसके अंदर इधर और भी नहीं लग पा रहा। तो इसके अंदर क्या हो जाता है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, ना ही पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है, राइट। क्योंकि इसमें ना कोई ट्रू आया ना कोई फॉल्स आया, ये सारी क्या होगी, पॉसिबिलिटीज होगी। अगर मैंने आपको इसमें क्वेश्चन पूछा होता, बताएं विच डेफिनेटली डज नॉट फॉलो या लॉजिकली डज नॉट फॉलो, कौन सा निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है, अगर मैंने आपसे ये पूछा था, इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इसका मतलब आपसे कंफर्म फॉल्स वाली चीज पूछ रहा हूँ, उसके अंदर भी आप कोई सिलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इन दोनों में से कोई फॉल्स भी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस पॉसिबल केसेस हैं, ना कोई ट्रू है ना कोई फॉल्स है। तो फॉलो में क्या बोलेंगे, नन फॉलोज, या नीदर फर्स्ट और नॉट सेकेंड फॉलोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आंसर हमारे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए x is equals to v is less than or equals to y, y is greater than or equals to z is less than c, x is greater than or equals to p is equals to r,
C is equals to M is greater than O. M is less than Z and Y is equals to R. चलिए चेक करते हैं। पहले बात कर रहा है ये कि हमको M से लेकर Z तक जाना है। ये रहा M, ये रहा Z। कॉमन क्या है? M से C जाएंगे और C से Z जाएंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है ये लिखा है M बराबर C, C बड़ा है Z। क्या बना? M बराबर C, C बड़ा है Z। तो बराबर और बड़ा दो सिंबल्स आए, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो Z से क्या बना? बड़ा बना। लेकिन यहाँ पे मैंने हमको Z से क्या बना दिया? छोटा बना दिया। इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ये तो बात ही उल्टी करने लग गया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, y इज इक्वल्स टू r। y कहाँ है? देखें, ये रहा y या ये रहा y, दोनों से कोई भी ले लेंगे, और ये रहा r। तो कैसे चलेंगे? y से जाएंगे x और x से जाएंगे हम r। y से x, x से r की तरफ चलते हैं। तो y बड़ा है बराबर v, y बड़ा है बराबर v, v बराबर है x और x बड़ा है बराबर p, p बराबर है r। इंग्लिश में बोले तो y था, तो y is greater than or equals to v, v is equals to x, x is greater than or equals to p and p is equals to r। देखिए आप देख लीजिए आपके सामने कौन कौन से सिंबल आए हैं। 2 बार इक्वल्स टू आया है, 2 बार ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आया है। तो हमारा मेन आंसर तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। लेकिन इसमें सिर्फ कितनी बात की है? सिर्फ आधे की बात की, सिर्फ इक्वल्स टू की। इसलिए ये क्या बन गया हमारा? पॉसिबल केस बन चुका है। फिर से इसमें से अगर मैं पूछता हूं विच फॉलोज, कौन सा अनुसरण करता है, तो क्या बोलेंगे? नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता। अगर पूछता है विच डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, कौन सा निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता, उसके अंदर हमारा आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, केवल पहला निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा करता हूं, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। A is less than or equals to H is less than C. K is less than H is greater than greater than J is greater than I। और क्या लिखा है? G is less than K is less than I। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कंक्लूजन में मैंने 2 चीजें पूछी थी, G is less than C, A is less than G। मैंने आपसे 2 चीजें पूछी थी कंक्लूजन में। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले बोल रहा है G is less than C, ये रहा G, ये रहा C। G से C तक कैसे जाएंगे हम? G से जाएंगे K से जाएंगे H, H से जाएंगे C, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है हमारे पास, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास H भी 2 बार और I भी 2 बार है ना। इसका मतलब हम G से I जाके I से H और H से C भी जा सकते हैं। देख लेते हैं किससे क्या बनता है। तो G is less than C, G is less than K is less than H is less than C। ये तो बार बार लेस देन ही आया, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। I से भी देख लेते हैं। तो G is less than I बन रहा है, I is less than H बन रहा है, फिर से H is less than C बन रहा है। दोनों ही केसेस में वो क्या बन रहा है? लेस देन, यानी छोटा बन रहा है। और मैंने फर्स्ट में छोटा ही लिखा है आपको, इसका मतलब ये वाला कंफर्म क्या हो जाएगा आपका? कंफर्मली ट्रू हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं, चलिए। A is less than G, A is less than G, A G से छोटा है। तो A से G तक कैसे जाएंगे? वही A से H जाएंगे और H से K I जाएंगे और I से G तक पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है। A छोटा या बराबर है H बड़ा है K बड़ा है G। तो एक बार तो आया छोटा है बराबर, 2 बार आया बड़ा है बराबर, यानी कि अगर 2 ऑपोजिट साइन, इसका मतलब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपके पास 2 कनेक्टिविटी हो तो दूसरी जगह से एक बार फिर से चेक कर लेना, क्योंकि बहुत बार होता है एक जगह से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती और दूसरी जगह से मिल रही होती है।
इन दैट केस हमको वहां से आंसर निकालना पड़ेगा। तो एक जगह से ट्राई कर लिया, दूसरी जगह से देख लेते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो a छोटा है बराबर h, h बड़ा है i से और i बड़ा है g से। यहां से भी वही आंसर निकला है, क्या? ये दो ऑपोजिट साइन आ चुके हैं। अब दो ऑपोजिट आ गए तो वही, जैसे कि मैंने हमेशा बताया, आंसर क्या आएगा? ये वाला पॉसिबल, ना ट्रू ना फॉल्स। ये है कांट से सिचुएशन, कह नहीं सकते। तो विच फॉलोज, कौन सा अनुसरण करता है? ओनली फर्स्ट फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट यही रखी है, बस कंक्लूजन चेंज किए हैं। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में भी ऐसा कई बार हो जाता है। क्या? देखिए, हम क्या करते हैं एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो मैथ्स का हो, ऐसे बहुत बार ऐसे 5-5 के सेट आ जाते हैं, 3-3 के सेट आ जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया अपने रफ पेपर पर, रफ पेपर उसको उतारा, सॉल्व किया, उससे फिर हमने अगला क्वेश्चन किया, फिर हमने अगला क्वेश्चन किया। तो बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, कंफ्यूज ना होते हैं, इसलिए पिछले वाले को जल्दी से काट देते हैं। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, सारे तो नहीं। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी, आपने वो सॉल्व कर ली, सेकंड में कोई और, सेकंड क्वेश्चन में कोई और स्टेटमेंट आई, थर्ड क्वेश्चन में कोई और स्टेटमेंट आई, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में वापस पहली स्टेटमेंट दे देता है। हाँ, कंक्लूजन चेंज कर देता है, लेकिन स्टेटमेंट पहले ही दे देता है। तो होता क्या है, अगर हमने पिछले वाला क्वेश्चन काट दिया तो हमारी वो मेहनत वापस से बन जाती है कि वो स्टेटमेंट हम वापस से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक वो पूरा सेट खत्म नहीं हो जाए तब तक आप पुराने रफ नोट को काटेगा मत। मैं तो कहता हूँ काटने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे रफ शीट आपको एग्जाम में इनफ मिल जाती है। राइट, तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बच सकता है। अगर उसने पुरानी स्टेटमेंट रिपीट कर दी तो टाइम बच सकता है, हम अपने पुराने डायग्राम में से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बोल रही है। इसमें मैंने बोला है k इज लेस देन और इक्वल्स टू m, k m से छोटा या बराबर, ये पुराने आंसर से, k इज लेस देन और इक्वल्स टू m, k m से छोटा या बराबर, ये रख के। अच्छा, इसमें m कहाँ है? इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं m दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब होता क्या है, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर ऑपोजिट साइन तो ठीक है, यहाँ पे तो m है ही नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक बात बताइए, क्या कि जब कोई दो एलिमेंट आपके पास अवेलेबल हो, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं मानूं के और जे, ये दो एलिमेंट तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इनके बारे में आप जानकारी क्या रखते हो? इनके बीच में आ गए ऑपोजिट साइन, राइट? ऑपोजिट साइन आ गए, इसका मतलब आप जानकारी क्या रखते हो? आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपका मेन फोकस क्या रहा कि आपके पास जानकारी नहीं है, वो अवेलेबल है लेकिन, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स तो है लेकिन जानकारी नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कर लोगे? क्या तो सही हो, क्या तो गलत बता लोगे? तो आपको पता ही नहीं। राइट, दोनों एलिमेंट थे लेकिन जानकारी नहीं है। वही मैं काम करता हूँ, के को एक कंपेयर करता हूँ किसी ऐसे एलिमेंट से जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, जैसे कि क्वेश्चन में भी है, मैंने क्या लिखा है, एम, है ना? के को एम से कंपेयर करके देखते हैं। अब के और एम के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? फिर से कुछ नहीं। अब आप बोलोगे सर एम तो है ही नहीं, बात मानी, सही बात है कि एम तो है ही नहीं, लेकिन आपके पास के साथ जे था, पता उसके बारे में भी कुछ नहीं। के साथ एम नहीं है, पता उसके बारे में भी कुछ नहीं। तो आप इन शॉर्ट मेन फोकस क्या रखना हमको, हमारे पास जानकारी क्या मिल रही है, क्या डेटा या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास, राइट? तो मेन फोकस हमको रखना है कि आपके पास जानकारी क्या है या इंफॉर्मेशन क्या है। के और जे अवेलेबल है, के और एम अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोनों ही केसेस में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो चाहे के और जे के बारे में बात करें, के और एम के बारे में बात करें, किसी के भी बारे में बात करें, जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसके बारे में क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं। राइट, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? पॉसिबल हो जाएंगी, है ना? जैसे आप मेरे को जानते हैं, मान लीजिए मैं हूं और आपके कोई ब्रदर है, ठीक है? तो अब मैं बोलता हूं, अब मैं आपको दिख रहा हूँ, आपके ब्रदर आपको दिख रहे हैं, मेरी एज आप अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर मैं पूछूं मैं आपके ब्रदर से छोटा हूँ, बड़ा हूँ, बराबर हूँ, क्या हूँ, तो अब थोड़ा थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, राइट? लेकिन अगर मैं बैठता हूँ, अभी मेरे ये जो कैमरा है, कैमरा जो ऑपरेट कर रहा है, चलो इसे मैं अब फिलहाल तो मैं ही कर रहा हूँ कैमरा ऑपरेट, ठीक है? चलिए मैं एक बात, मेरा एक दोस्त है मनीष। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके भैया मेरे दोस्त मनीष से छोटे हैं, बड़े हैं, बराबर है, अब आपको क्या पता मनीष क्या है, कैसा है, कितना बड़ा है, क्या है, नहीं पता, राइट? आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी तीन चीजें जो है कि क्या, छोटा, बड़ा या बराबर, ये तीन चीजें हो सकती हैं, ये तो कंफर्म है। अब क्या है पता नहीं, लेकिन इन तीनों में से कुछ तो होगा। आपके भैया मेरे दोस्त मनीष से या तो छोटे होंगे या बड़े होंगे या बराबर होंगे, तीनों में से कुछ तो कंफर्म होंगे, राइट? अब कुछ ना कुछ तो होंगे, क्या है नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे।
है ना। तो वैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, डजेंट मैटर। कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, डजेंट मैटर। आपको फोकस इस चीज पे करना है कि उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है ना। तो एम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो के और एम, इसने के तो है लेकिन एम नहीं है, एम नया एलिमेंट है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए आप कि के और एम के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ले देखे तीन, छोटा, बड़ा या बराबर। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब तीनों में से कुछ तो होगा। ध्यान से देखिए, वही तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने इसमें दी है कि नहीं दी, पहले तो ये देखो मैंने दी है। अब काफी लोग इसमें ऑप्शन मैंने घुमा के दिए इसलिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इसमें दिया है कि के यहाँ पे दिया है एम बड़ा या बराबर के, और यहाँ पे मैंने दिया एम बड़ा है के से। तो यहाँ पे आपको कितने सिंबल सुनने को मिले, एक सुनने को मिला बड़ा या बराबर और एक मिला बराबर। तो बड़ा है अवेलेबल, बराबर है अवेलेबल। क्या एम छोटा भी हो सकता है, ये वाली पॉसिबिलिटी अवेलेबल है? नहीं है। मैंने क्या बताया था कि स्टेटमेंट में जितनी पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक एक बार होनी जरूरी है, राइट। अभी मैंने बोला मनीष का एग्जांपल, मैं बोलता हूं आपका भाई जो है मेरे दोस्त मनीष से या तो बड़ा है या बराबर है। इसमें आप बोल सकते हो इधर और लगा सकते हो, नहीं क्यों, हो सकता है छोटा भी हो, हमको क्या पता। तो या तो बड़ा है बराबर ये बात हम नहीं कह सकते, है ना। तो वैसे ही एम के से या तो बड़ा है या बराबर ऐसा कह सकते हैं, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो छोटा हो, है ना। तो पॉसिबिलिटीज बनी तीन, लेकिन ऑप्शन में आपको अवेलेबल कितनी है, सिर्फ दो, या तो बड़ा है या बड़ा बराबर ये है। छोटे वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए कंफर्म ट्रू तो कोई है नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इंडिविजुअली तो सारे पॉसिबल केसेस है, इन्फॉर्मेशन है नहीं, इधर और लगा नहीं पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे, नन फॉलोस, कोई भी अनुसरण नहीं करता। मैंने ऑप्शन जानबूझ के घुमा के दिया था, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने क्या किया हो, इसको इधर और लगा दिया। क्यों? क्योंकि देखने में साइन उल्टे लग रहा है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद कि एलिमेंट मैंने उल्टे कर दिया। हाँ, अगर ये ऐसे की जगह ये होता तब आपका इधर और लग जाता, क्योंकि अब तीन पॉसिबिलिटीज हैं। कैसे कि m बड़ा या बराबर है k से, और यहाँ पे लिखा है m छोटा है k से। तो अब तीनों पॉसिबिलिटीज आ गई, अब लग जाता है इधर और। लेकिन पहले क्या दिया था मैंने, पहले मैंने दिया था m, बाद में दिया था मैंने k। इसका मतलब इसमें आंसर क्या आएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ना ही पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है, नन फॉलोस। चलिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A is equals to B is less than or equals to C is equals to D is less than or equals to E is equals to F. C is equals to H is equals to K is greater than or equals to J। ये आपका क्वेश्चन है। इसके कंक्लूजन मैंने दिया है F is greater than H and E is equals to K, राइट। चलिए देखते हैं। पहले बात कर रहा है ये F और H की। तो F से H तक जाने के लिए क्या करेंगे हम, F से जाएंगे C और C से जाएंगे H, राइट। देखते हैं चलिए। F is equals to E is greater than or equals to D is equals to C is equals to H। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक, दो और तीन, तीन बार तो हमने बोला equals to और एक बार बोला greater than or equals to। जब ये दोनों सिंबल्स होते हैं तो हमारा मेन आंसर क्या होता है, हमारा मेन आंसर होता है greater than or equals to, राइट। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है, जिसमें से यहाँ पे कितनी बात करी, सिर्फ आधी बात करी है। तो इसमें क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे इसके अंदर, हम उसको बोल देंगे पॉसिबल या फिर कांट से सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है E इज इक्वल्स टू K। अगर E से लेकर K तक चलता हूं, देख लेते हैं चलिए। E is greater than or equals to D is equals to C is equals to H is equals to K। तो हमने देखा कि एक, दो और तीन, तीन बार तो आए हमारे पास इक्वल्स टू के साइन और एक बार आया हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। फिर से वही चीज हुई तो हमारा फिर से वही आंसर होगा, क्या, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें फिर से यहाँ पे कितनी चीज दी है, सिर्फ आधी चीज दी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल केस हो जाएगा। लेकिन जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, इधर और केस लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो ये सब लोग कि E और F के बीच में क्या लगा है, इक्वल्स टू साइन लगा है। इक्वल्स टू मतलब ये दोनों सेम एलिमेंट है। अगर सेम एलिमेंट है तो चाहे मैं E लिखूं चाहे मैं F लिखूं, बात एक ही है, राइट। वैसे ही H और K इन दोनों के बीच में भी क्या लगा है, इक्वल्स टू साइन लगा है। इसका मतलब ये दोनों भी एलिमेंट सेम ही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है वो सेम एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है, और जितने पॉसिबिलिटीज एग्जाम आपको स्टेटमेंट में अवेलेबल है उसी में से सारी यहाँ पे गिवन है, राइट। तो इसमें हम क्या आंसर दे देंगे, हम बोल देंगे इसके अंदर इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, या तो पहला या तीसरा दूसरा अनुसरण करता
है। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने स्टेटमेंट यही रखी है, कंक्लूजन चेंज कर दिए हैं। कंक्लूजन मैंने दिया है इसके अंदर आपको a इज लेस देन j एंड d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू j। ये आपको मैंने दो कंक्लूजंस दिए। देखें a इज लेस देन j, ये रहा a, ये रहा j, कैसे जाएंगे? कॉमन एलिमेंट क्या है? कॉमन एलिमेंट इसमें आ रहा है c, तो a से c तक चलेंगे, c से z तक चलेंगे। देखें a इज लेस देन और इक्वल्स टू c आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, a इज लेस देन और इक्वल्स टू c बन रहा है, और c इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू j। तो अभी मैंने बोला लेस देन और इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने बोला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ये दोनों क्या आ गए? ऑपोजिट साइंस आ गए। ऑपोजिट साइन मैंने बताया था, एक बार भी आ जाए तो हमको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉसिबल केस। नेक्स्ट देखते हैं, d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू j, ये रहा d, तो d इज इक्वल्स टू c, c इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू j। यहां भी इक्वल्स टू आया, यहां भी इक्वल्स टू आया, यहां भी इक्वल्स टू आया, और यहां पे आया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो तीन बार कौन से साइन बोले मैंने? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और एक सॉरी तीन बार मैंने क्या बोला? इक्वल्स टू, और एक बार क्या बोला मैंने? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो हमारा मेन आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। और ध्यान से देखिए ऑप्शन के अंदर भी मैंने आपको वही दिया है, इसलिए ये वाला कंफर्म क्या हो जाता है? हमारा कंफर्म ट्रू हो जाता है, ट्रू। इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? ओनली सेकेंड फॉलोज, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम z is greater than x is equals to g is greater than or equals to h is greater than or equals to l, p is less than o is less than or equals to v is less than l। इसके ऑप्शंस हैं z is greater than p and g is greater than or equals to l। ये आपके इसके ऑप्शंस हो जाते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, z is greater than p, ये रहा z, ये रहा p, कॉमन क्या है? दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है l, तो l से एग्जैक्टली चलेंगे हम लोग, राइट। हम चाहे तो इसको ज्वाइन करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। l पे खत्म हो रहा है, l पे खत्म हो रहा है, घुमा के ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। हम बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं, वो ज्यादा इजी रहता है, राइट। चलिए चलते हैं। तो z is greater than equals to greater than equals to greater than equals to l, l is greater than equals to is greater than। तो ले देखिए तीन साइन मिले हमको, ग्रेटर देन भी मिला, इक्वल्स टू भी मिला, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी मिला। अगर ये तीनों साइंस आ जाते हैं तो हमारा आंसर मेन क्या रहता है? हमारा आंसर रहता है ग्रेटर देन, बड़ा। और इसमें ऑप्शन में भी क्या बोला है? ग्रेटर देन बोला है, इसलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, g इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू l, तो g इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू l, ये तो हमको सामने ही दिख रहा है दोस्तों, तो इसलिए ये वाला भी कंफर्म क्या हो जाता है? कंफर्म करेक्ट हो जाता है। तो हमारा इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा? बोथ फॉलोज, दोनों अनुसरण करते हैं। देख लीजिए, दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एलिमेंट्स के अंदर, ये आपको क्वेश्चन के अंदर जो एलिमेंट्स देगा वो ऊट पटांग कुछ भी दे सकता है। कंफ्यूज करने के लिए हमको ध्यान रखना है कि हमको उसके एलिमेंट्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमेंट सिर्फ डेटा है, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सब एक समान है हमारे लिए। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 4.8 is greater than or equals to 3.4 is, यहाँ पे आ जाएगा 5.3 is greater than 4.7, राइट। इसके अंदर जो मैंने कंक्लूजन दिया था वो दिया था 4.7 is less than 3.5, सेकंड दिया था 4.6 is greater than 3.5। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में बात कर रहा है 4.7 3.5 की, 4.7 ये रहा, 3.5 ये रहा। क्या इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है हमको? इसके अंदर और इसके अंदर यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं जिसके अंदर हम कनेक्ट कर सकें। अब जब कनेक्ट ही नहीं कर सकते तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वट एवर इज एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड की बात करें तो कह रहा है 4.6 और 3.5, ये रहा 4.6, ये रहा 3.5, तो 4.6 3.5 से बड़ा है। देखें जरा, ये इससे बराबर है, इससे बड़ा या बराबर है? यहाँ पे बराबर आया, यहाँ पे आया बड़ा या बराबर, यानी कि आंसर क्या होगा?
बड़ा या फिर बराबर आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास बड़ा या बराबर के डाउट कितने बने, दो, पहला बड़ा, दूसरा बना बराबर, लेकिन ऑप्शन में कितना गिवन है, सिर्फ दोनों में से एक ही गिवन है, मतलब पूरे आंसर नहीं गिवन। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉसिबल केस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता, नन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Percentage is equals to, at the rate is greater than or equals to, question mark is less than or equals to, asterisk is greater than or equals to डॉलर। हमारा पहला कंक्लूजन है परसेंटेज इज लेस देन डॉलर एंड एट द रेट इज नॉट लेस देन डॉलर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं, परसेंटेज को डॉलर से कंपैरिजन करना है, परसेंटेज ये रहा, डॉलर ये रहा, तो एक यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख गया हमको, ऑपोजिट साइन दिख गया, और एक बार भी ऑपोजिट साइन आ गया हमको कुछ भी नहीं पता, जो कुछ मर्जी बोलता रहे क्या होगा, पॉसिबल। इसमें बात कर एट द रेट की, एट द रेट से डॉलर चलेंगे तो भी ऑपोजिट है, तो फिर से हमको कुछ नहीं पता, जब कुछ नहीं पता तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, राइट। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या क्या ध्यान से देखिए कि परसेंट और एट द रेट के अंदर क्या आ गया, इक्वल्स टू आ गया, मतलब दोनों सेम एलिमेंट है, यानी कि ये दोनों भी सेम एलिमेंट है, तो दोनों ऑप्शंस के अंदर एलिमेंट सेम है, दोनों पॉसिबल केस है। क्या इसमें इधर और लग सकता है, देखें यहां से यहां तक चलते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है तीन, कौन सी, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। अगर ऑप्शन में ये तीनों अवेलेबल हैं तो हमारे इधर और लग जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है लेस देन और यहाँ पे लिखा है नॉट लेस देन, नॉट लेस देन को हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, तीनों साइंस आ चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, ईदर और, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को हो सकता है अलग लगे और कुछ लोगों को पसंद आए, जिन लोगों को ज्यादा मैसेजेस करना पसंद है, स्माइलीज पसंद है, उनको अच्छा लगेगा, जिनको कार्टून पसंद है उनको भी अच्छा लगेगा, राइट। देखिए क्वेश्चन की शक्ल कुछ इस तरीके से है, मेरी जो भतीजी है जिसका नाम एशना वर्मा है, उसने इन स्माइलीज को अलग अलग नाम दिए हैं, वो नाम मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, और हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वही नाम काम में लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये मैं दो कंक्लूजन्स लिख रहा हूं आपके लिए। चलिए, उसने मेरी नीस ने, मेरे भतीजे ने इनको नाम दिया है, ये है स्माइली, ये है बैड स्माइली, ये है कैट और ये है मेंढक। चलिए इन्हीं नाम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें तो उसने बोला है बैड स्माइली ग्रेटर देन मेंढक, तो ये रहा बैड स्माइली, ये रहा मेंढक, तो बैड स्माइली इक्वल्स टू कैट, कैट इज ग्रेटर देन मेंढक। मैंने कहा था एलिमेंट पे फोकस नहीं करना है, तो यहाँ पे दो सिंबल्स आए, इक्वल्स टू आए, ग्रेटर देन आए, तो हमारा मेन आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन ही लिखा है, इसलिए इसका आंसर ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैट से लेकर हमको चलना है गुड स्माइली, तो कैट इज इक्वल्स टू बैड स्माइली, बैड स्माइली इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू गुड स्माइली, तो स्माइली का हमारा कोई रोल है नहीं, हमारा मेन सिंबल है, तो यहां से चल रहे हैं, तो यहाँ पे आया इक्वल्स टू और यहाँ पे आया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमारा आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है लेस देन नहीं है, अगर लेस देन नहीं है दोस्तों तो बचता ही क्या है, ये बचता ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तो जो यहाँ पे अवेलेबल था वही आ रहा है एज इट इज, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे हम, विच फॉलोज, हम बोलेंगे बोथ फॉलोज, दोनों अनुसरण करते रहें विद गुड स्माइली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A is not less than B, B is not less than or equals to C, C is not equals to D, D is not greater than E। हमारा जो कंक्लूजन है वो है A is greater than or equals to C and E is not equals to C, ये हमारा
कंक्लूजन है। आप सबसे पहले काम कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। वर्बली करेंगे तो भी हो सकता है, अगर लिख के करें तो प्रैक्टिस के टाइम पे स्टार्टिंग में लिख के कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब आप एक्चुअल एग्जाम करें उसकी प्रैक्टिस भी आप कर लें, जिसमें आपको लिखने की जरूरत ना करनी पड़े, राइट। तो इसमें काट के लिख देता हूँ, लेस देन, अगर नॉट लेस देन है तो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू बी। लेस देन नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है, तो क्या बचा, ग्रेटर देन सी। इक्वल्स टू नहीं है मतलब या तो ग्रेटर देन या लेस देन डी। ग्रेटर देन नहीं है मतलब क्या है, या तो लेस देन या इक्वल्स टू ई, राइट। ये नॉट लेस देन, नॉट इक्वल्स टू लिखा है, इसको मैं काट के क्या लिख सकता हूँ, लेस देन या ग्रेटर देन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसने बोला है ए से लेकर सी तक जाओ, चलो ए से लेकर सी तक जाते हैं। ए से लेकर सी, ए से सी क्या बन रहा है, ए सी से ग्रेटर देन बन रहा है, कंफर्म। यहाँ पे क्या बोल दिया, डाउट दे दिया। देखिए जो चीज कंफर्म होती है उसमें हम डाउट कभी भी नहीं लगाते, अगर वो ग्रेटर देन है तो मैं इसको ग्रेटर देन या इक्वल्स टू नहीं बोलूंगा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है ई से सी, ये रहा ई ए से सी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लेस देन मानता हूं तब तो कंफर्म लेस देन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन मानता हूं तो यहाँ पे आ जाते हैं ऑपोजिट साइंस, यानी कि फिर से हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमको नहीं पता। तो क्या बोलेंगे सर इसके अंदर, विच फॉलोज, हम बोलेंगे नन फॉलोज, बिल्कुल क्या बोलेंगे, नन फॉलोज। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए A is not equals to B is equals to C is not equals to D is equals to E। हमारा जो कंक्लूजन है वो है A is not equals to E and A is less than or greater than E। ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या था कि A is not equals to E। अब देखिए अब यहाँ पे है A और B बराबर नहीं है, B और C बराबर है, C और D बराबर नहीं है, D और E बराबर है। अब देखिए भैया A और B बराबर नहीं है, C और D बराबर नहीं है, तो ये दोनों तो सेम ही एलिमेंट है ना, ये दोनों सेम ही एलिमेंट है। चलो देखते हैं, इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। हमने क्या, A इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये और ये तो बराबर हो सकते हैं, है ना। इसको मैं समझाने के लिए शॉर्ट कर देता हूं, क्या मैं इसको लिख देता हूं A प्लस सॉरी A नॉट इक्वल्स टू बी लिख देता हूं। बी और सी बराबर है तो मैं सी हटा देता हूं, बी मान लेता हूं इसको। तो इज नॉट इक्वल्स टू डी, या फिर डी की जगह मैं क्या मान लेता हूं, इसको ई मान लेता हूं। क्यों, क्योंकि बात है कि तो ये सिंपल सा बना, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ए और बी बराबर नहीं है, बी और ई बराबर नहीं है, लेकिन ए और ई तो बराबर हो सकते हैं। बोलेंगे सर, बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए सिंपल सी चीज है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूं। क्या कि अगर मैं बोलता हूं राजू बराबर नहीं है बंटी से, और बंटी बराबर नहीं है पूजा से, लेकिन राजू और पूजा तो बराबर हो सकते हैं, राजू और पूजा तो बराबर हो सकते हैं ना, राइट। तो वैसे ही ये दोनों तो बराबर हो सकते हैं। अब ए और ई के बारे में हमको क्या पता है, हमको कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में फिर से नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती है। तो क्या ये तीनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू को अगर मैं हटाऊं तो नॉट इक्वल्स टू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं या तो लेस देन या ग्रेटर देन लिख सकता हूँ। और लेस देन या ग्रेटर देन मतलब हमको ये तो क्या हो जाएगा, पता नहीं। फिर से ये दोनों सेम ही चीज है तो ये भी पता नहीं, इधर और का तो केस ही नहीं बनता, क्योंकि दोनों के अंदर ये बात ही सेम कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है इसमें नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता, राइट। चलिए दोस्तों, ये थे हमारा आज वाले क्विज के सॉल्यूशन। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, फिर से क्विज का सॉल्यूशन लेके आएंगे। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। आप सब मुझसे जुड़े रहिए और प्लीज शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।